पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यह संकट कई वर्षों से धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है और अब अपने चरम पर पहुंच गया है। देश बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और गिरते करेंसी से जूझ रहा है। इन समस्याओं ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। आम आदमी के लिए जरूरत की चीजें खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन की जरूरतें पूरी करना अब एक चुनौती बन गई है। पाकिस्तानी रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे गिर गया है, जिससे इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं। यह स्थिति व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है। बिजली की कमी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। इसने उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती आम बात हो गई है। यह समस्या हर क्षेत्र में देखी जा सकती है, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण। बिजली की ये कमी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुकावट पैदा करती है और लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देती है। इससे उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और कई कारणों से उपजे हैं, जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों शामिल हैं। इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं है। बरसों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गलत पॉलिसीज और फॉरेन एड पर डिपेंडेंस ने एक कमजोर इकोनॉमिक फाउंडेशन तैयार किया है। यह स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोविड-19 पैंडेमिक ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ा। इसने व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, जिससे ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि तेल और गैस के दाम बहुत बाँच गए हैं। इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाला है। इससे पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा है। लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन इंटरनल और एक्सटर्नल शॉक्स के कंबाइंड इफेक्ट ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर धकेल दिया है। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने एक बेल आउट पैकेज के साथ मदद की है, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी जुड़ी हैं। इन शर्तों को पूरा करना आसान नहीं होगा। IMF ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मांग की है, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना और सरकारी खर्चों में कमी करना। ये सुधार आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। ये चीजें शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफदेह हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेंगे। हालांकि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को ठीक करने और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल जंक्चर है। यह समय है जब देश को सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इकोनॉमी को स्थिर करने, कॉन्फिडेंस बहाल करने और एक प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। इन चैलेंजेस का हल निकालने में नाकाम रहने के देश की स्टेबिलिटी और यहाँ के लोगों की वेल बीइंग पर बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह समय है जब सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को उसके अशांत जन्म की विरासत को स्वीकार किए बिना नहीं समझा जा सकता है। यह विरासत न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में भी गहरी जड़ें रखती है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का विभाजन एक विनाशकारी घटना थी, जिसके कारण दो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। इस विभाजन ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। यह विभाजन व्यापक हिंसा, विस्थापन और इकोनॉमिक डिसरप्शन के साथ हुआ था। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और उन्हें नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। पाकिस्तान को एक बड़ी हद तक अग्रेरियन इकोनॉमी विरासत में मिली, जिसका इंडस्ट्रियल बेस सीमित था और इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआती दौर में था। इसने देश के विकास के लिए एक कठिन शुरुआत की नींव रखी। एग्रीकल्चरल सेक्टर, हालांकि महत्वपूर्ण था, लो प्रोडक्टिविटी और पुरानी फार्मिंग प्रैक्टिसेस से जूझ रहा था। इसने देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला। नए इंडस्ट्रियल सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें स्किल्ड लेबर की कमी, पूंजी तक सीमित पहुंच और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की कमी शामिल है। इन चुनौतियों ने औद्योगिक विकास की गति को धीमा कर दिया। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच एसेट्स का विभाजन एक विवादास्पद मुद्दा था। इसने दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास को बढ़ावा दिया। सिंचाई व्यवस्था और परिवहन नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था, अक्सर ऐसी लाइंस के साथ
जो इकोनॉमिक लॉजिक के साथ मेल नहीं खाती थीं। इसने आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की। इस विभाजन ने पाकिस्तान के विकास के लिए और बाधाएं खड़ी कर दी। देश को अपने बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। इन शुरुआती चुनौतियों के बावजूद आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में पाकिस्तान ने लचीलापन दिखाया। लोगों ने अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की। सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के उद्देश्य से पॉलिसीज लागू की। इन नीतियों ने कुछ हद तक आर्थिक विकास को गति दी। एग्रीकल्चरल सेक्टर को लैंड रिफॉर्म्स और नई फसलों की शुरुआत से फायदा हुआ। इसने कृषि उत्पादन में सुधार किया और किसानों की आय में वृद्धि की। हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फॉरेन एड पर बढ़ती निर्भरता ने इन शुरुआती लाभों को कम कर दिया। यह अस्थिरता देश के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक साबित हुई। पाकिस्तान का पहला दशक पॉलिटिकल टर्मोइल से भरा रहा, जिसमें सरकारें बार-बार बदलीं और इकोनॉमिक पॉलिसी में निरंतरता का अभाव रहा। इसने आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन को बाधित किया। इस अस्थिरता ने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को प्रभावित किया और अनिश्चितता का माहौल पैदा किया। निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट के बीज इसी शुरुआती दौर में बोए गए थे, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेसेस और पॉलिसी मिसस्टेप्स ने इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की एक विरासत तैयार की थी। इन कमजोरियों ने देश की आर्थिक स्थिरता को लंबे समय तक प्रभावित किया। पाकिस्तान का इतिहास सेना के प्रभाव के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कारक जिसने उसके इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को बहुत प्रभावित किया है। अपनी स्थापना के बाद से पाकिस्तान ने कई सैन्य तख्तापलटों का अनुभव किया है, जिसमें प्रत्यक्ष सैन्य शासन की अवधि नागरिक सरकारों के साथ मिलती रही है, जो अक्सर सशस्त्र बलों की छाया के नीचे काम करती है। इस व्यापक सैन्य उपस्थिति का पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो अक्सर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देता है। सैन्य प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक राष्ट्रीय संसाधनों के एक अनुपातहीन हिस्से का रक्षा व्यय के लिए आवंटन रहा है। पाकिस्तान की सेना को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की तुलना में लगातार राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। संसाधनों के इस विषम आवंटन ने उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर दिया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और मानव विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा राजनीति में सेना की भागीदारी ने अस्थिरता का माहौल बनाया है, जिससे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों हतोत्साहित हुए हैं। सैन्य हस्तक्षेप से उत्पन्न सरकार और पॉलिसी में बार-बार होने वाले बदलावों ने पाकिस्तान को दीर्घकालिक निवेश के लिए एक अनाकर्षक जगह बना दिया है। इसने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बाधित किया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में बाधा आई है। विशाल आर्थिक उद्यमों पर सेना के नियंत्रण ने प्राइवेट सेक्टर के विकास को भी प्रभावित किया है। सैन्य स्वामित्व वाले व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से लेकर बैंकिंग और एग्रीकल्चर तक कई क्षेत्रों में काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में सेना की इस उपस्थिति ने एक असमान प्लेइंग फील्ड तैयार किया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दरकिनार कर दिया है और प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट केवल हाल के संकटों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन प्रमुख क्षेत्रों के क्रमिक पतन में निहित हैं, जिन्होंने कभी इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का गठन किया था। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, लो प्रोडक्टिविटी, पुरानी खेती तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश की कमी से ग्रस्त है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कभी विकास का वाहक था, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो ऊर्जा की कमी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की कमी और प्रतिकूल कारोबारी माहौल से प्रभावित है। इन क्षेत्रों के पतन का समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्थिर हो गई है, यह बढ़ती आबादी की मांगों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के पतन के परिणाम स्वरूप नौकरियों का नुकसान हुआ है, निर्यात में कमी आई है और व्यापार घाटा बढ़ा है। सर्विस सेक्टर हालांकि कुछ वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन इन पारंपरिक क्षेत्रों के पतन की पूरी तरह से भरपाई करने में सक्षम नहीं है। इन प्रमुख क्षेत्रों के पतन के कारण जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा और कौशल विकास में वर्षों के अल्प निवेश के परिणाम स्वरूप कुशल श्रम की कमी हुई है, जिससे उत्पादकता और नवाचार सीमित हुआ है।
वित्त तक पहुंच की कमी, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ने उद्यमशीलता को प्रभावित किया है और विकास को बाधित किया है। इसके अलावा एक अक्षम और अक्सर भ्रष्ट नौकरशाही ने एक चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल बनाया है, जिससे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों हतोत्साहित हुए हैं। इन क्षेत्रों के पतन का न केवल अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा दिया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई है, क्योंकि जो लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उद्योग पर निर्भर हैं, वे आर्थिक मंदी से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक रिकवरी के लिए इन प्रमुख क्षेत्रों के पतन को दूर करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देना और अधिक व्यापार के अनुकूल माहौल बनाना इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने और पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर लाने की दिशा में आवश्यक कदम है। सरकार की नीतियों और आर्थिक सुधारों का भी इन क्षेत्रों के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयास भी आवश्यक है। दीर्घकालिक योजना और रणनीतिक पहलों के माध्यम से ही पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से उबर सकता है। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भविष्य के लिए आशा और विकास की संभावनाएं भी हैं। एक लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जो इन आर्थिक चुनौतियों को